और यहाँ पे उपस्थित आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। देखिए, मेरे पास कोई भी किताब की बातें नहीं है, कुछ भी। मैंने जो एक एक पल वो जिंदगी जी है, सिर्फ हम वो आपके सामने हम कहेंगे कि 2011 में चलती ट्रेन से मुझे कुछ बदमाशों ने, मैं लखनऊ से दिल्ली आ रही थी, कुछ बदमाशों ने मुझे जनरल कंपार्टमेंट में थे, वो पूरे कंपार्टमेंट में वो लूटपाट कर रहे थे, जिसका जो भी ज्वेलरी था वो सब वो छीन रहे थे। किसी ने मना नहीं किया। जब मेरा वो छीनने लगे तो मैंने मना किया, हाथापाई शुरू हो गया थोड़ा। वो 4-5 लोग थे, उन्होंने साइड से मेरा हाथ पकड़ा और चलती ट्रेन से मुझे उठा के बाहर फेंक दिया था। इत्तेफाक ये था, दुर्भाग्य कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आ रही थी और मैं उस डिब्बे में टकराई, फिर नीचे गिरी। वो पिंग पोंग वाला हुआ कुछ 1-2 बार, फिर हम नीचे गिरे। मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरा पैर कौन सी ट्रेन में गया, खुद की ट्रेन में जिस ट्रेन में हम थे या फिर दूसरी ट्रेन में। लेकिन कुछ देर बाद दोनों ट्रेनें चली गईं। मैंने हाथ ऐसे रख के उठने की कोशिश किया, हम उठ नहीं पा रहे थे। मतलब तब तक मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा पैर कट चुका है। मुझे भी खुद पता, बेपनाह दर्द था। उस दर्द को सिर्फ फील किया जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, लेकिन मैं बता नहीं सकती कि वो कितना दर्द था। लेकिन कुछ देर बाद जब मुझे लगा कि दूसरे पैर की, मेरे राइट लेग की हड्डियां टूट के जीन्स के बाहर आ गई थी। दोनों हाथ को जब ऐसे करके उठने नहीं उठ पा रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे नहीं उठ पा रहे, तो फिर कुछ देर बाद थाई को उठा के देखा तो मेरा पैर कट चुका था और ऐसे ही उसमें जीन्स में लटका हुआ था, ब्लड फोर्सफुली निकल रहा था। मैंने खुद अपनी आंखों से रेलवे ट्रैक पे ही देखा, तब मुझे लगा कि मैं चल नहीं सकती। दोनों हाथों में ऐसे पत्थर लेके, छोटे छोटे ट्रैक पे जो पत्थर, वैसे पत्थर लेके चिल्ला रहे थे, जोर जोर चिल्ला रहे थे कि कोई बचा लो, कोई बचा ले। कोई नहीं आया। पूरे टाइम पड़े रहे, पटरी के इतने करीब थे कि अगर लोग टॉयलेट वगैरह जो करते थे, मेरे ऐसे ऊपर में पड़ता था, मेरा हाथ भी फ्रैक्चर था, मैं पहुंच तक नहीं सकती थी। ये स्थिति थी। क्या हुआ, कुछ देर बाद जब ट्रेन आती थी तो पूरा वाइब्रेशन होता था। इतना ही नहीं, कुछ देर बाद कुछ लोगों को फ्री का इनविटेशन भी मिल गया था। मेरे जो पैर था, कटा हुआ पैर पे चूहे जो थे, चूहे आया कि मेरे पैर को ऐसे काट रहे थे, लेकिन मेरा बॉडी मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, कुछ भी नहीं हम कर पा रहे थे। और मेरे आंख से सिर्फ आंसू निकल। ट्रेन जब गुजरती थी तो इतने करीब से सिर्फ मैं उसको देख पा रही थी और बार बार मन से आवाज आती थी कि भगवान ट्रेन आए, क्योंकि जब ट्रेन आती थी तो वाइब्रेट की वजह से वो चूहे चले जाते थे। मतलब ऐसे ही पूरी रात चलता रहा। सुबह गांव वालों ने मुझे देखा और फिर उन्होंने बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यूपी में बरेली है, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर, फार्मासिस्ट, सभी लोग मुझे ऐसे बेड पे लिटा दिया गया था। आपस में बातें कर रहे थे कि कैसा कैसा केस आ जाता है, हम इसका इलाज शुरू कैसे करें। हमारे पास तो एनेस्थीसिया नहीं है, ब्लड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, अभी तो इसको सारी चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने उसके मतलब जब से ये चीज़ें हुई थी तब से लेके पहली बार मैंने बोला, क्योंकि मुझे ब्रेन कॉन्शियस एकदम काम कर रहा था। रेलवे ट्रैक पे भी, वहाँ पे भी सुनाई सब कुछ, हाँ दिखाई देना बाद में बंद हो गया था, दिख नहीं रहा था। मैंने बोला वहाँ पे, सर जी मेरा पूरा पैर कटा, तब बर्दाश्त किया। अभी तो आप मेरे अच्छे के लिए मेरा पैर काटा, बिना एनेस्थीसिया मेरा पैर काटिए और बर्दाश्त करेंगे हम। आपको यकीन नहीं होगा, किसी भी फार्मासिस्ट या डॉक्टर को आपने नहीं सुना होगा कि एक पेशेंट को अपना ब्लड दे के वो बचाए हों। लेकिन उन्होंने अपना एक मिस्टर BC यादव जी थे, उन्होंने अपना सिर पे हाथ रखा और बोला नहीं कुछ भी हो, अभी भी ये जान रही है कि मेरा पैर कट चुका है, फिर भी ये बचना चाहती है, तो अपना ब्लड देंगे हम, बचाएंगे जरूर, जब फैमिली आएगी तब आएगी। उन्होंने अपना 1 यूनिट ब्लड दिया, मेरा पैर बिना एनेस्थीसिया अलग कर दिया गया पूरी तरीके से। ये बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करीब 2 दिन थे। अभी तक किसी को नहीं पता था कि अरुणिमा नेशनल प्लेयर भी है। KGM से किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, जब थोड़ा थोड़ा बात मीडिया में आने लगे कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में एडमिट कराया गया, वहाँ से जब और बात मीडिया में आई पूरी तरीके से कि अरुणिमा नेशनल, 7 टाइम नेशनल इसने वॉलीबॉल किया है। स्पोर्ट मिनिस्टर उस समय अजय माकन थे, वो आके मुझे एयर एम्बुलेंस से एम्स ट्रॉमा सेंटर दिल्ली में एडमिट कराया गया। एम्स में एडमिट हो गए, अच्छा ट्रीटमेंट्स भी मिल रहा था, ठीक था। कुछ दिन बाद, करीब 25-26 दिन बाद, जब मैं न्यूज़पेपर देखना शुरू किया, मतलब मैं भी पढ़ने लगी, ठीक हो गई, डॉक्टरों ने ये बुलेटिन जारी कर दिया कि नहीं, अरुणिमा की जान खतरे में नहीं है, वो ठीक है। टीवी में गोल गोल बन के आ रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था तो TT आए तो कूद गई। TT का बयान ये था कि उस दिन रामनवमी था, मैं इसलिए कंपार्टमेंट में गया ही नहीं। मतलब इस तरीके से, यहाँ तक कि जब इसका खंडन किया गया, घर वालों ने खंडन किया, टिकट वगैरह दिखाया, बाद में उन्होंने बोला कि अरुणिमा सुसाइड करने गई थी। जिस लड़की का शरीर का एक अंग कट चुका, पूरी जिंदगी पता नहीं कि व्हील चेयर या बैसाखी पे चलेगी, उसके ऊपर ये सारी चीजें, उसकी आदमी का अंतर आत्मा झकझोर के रख देता है। इतना ठेस पहुंचता है दिल को, इतना मन को इतना ठेस पहुंचता है कि सिर्फ
अंदाजा लगा, मैं ही सिर्फ वो चीज अंदाजा लगा सकती हूँ कि मेरे मन पे क्या बीत रही थी उस समय। लाचार एकदम बेड पे पड़े, यहाँ तक कि मेरे स्पाइन में भी 3 फ्रैक्चर था। मैं ऐसे बेड से उठ भी, मोशन वगैरह मुझे पॉट में करना पड़ता था, मैं बेड से उठ भी नहीं सकती थी। उसके बाद ये सब बातें, मैं अंतर आत्मा मुझे झकझोर के रख दी थी। इन लोगों की बातें जब आने लगी इस तरीके से, एलिगेशंस जब सारे आने लगे, मैंने ये ठान लिया ठीक है। यहाँ तक कि हम एक मध्यम वर्गीय फैमिली से हैं, अपनी बातें हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, वो इतने बड़े लेवल से बातें हो रही थी कि कोई सुन ही नहीं रहा था। तब ये डिसाइड किया कि ठीक है, आज आपका दिन है, जितना चाहो बोल लो, कल तो मेरा दिन आने वाला है, मैं प्रूफ कर दूंगी कि मैं क्या हूँ। उसके बाद हॉस्पिटल के बेड पे डिसाइड किया कि ठीक है कि मुझे लाइफ का सबसे टफ गेम करना है। टफ गेम में माउंटेनिंग था। कहते हैं जहाँ चाह होती वहाँ राह मिली जाती। उसी दौरान एक आर्टिकल भी आया था माउंटेनिंग का। तो मैंने, भाई जी हमारे थे, भाई जी हमारे, माँ बैठी थी, भाई जी बैठे थे मेरे बेड के पास में ही। मैंने बोला कि क्या मैं माउंटेनिंग नहीं कर सकती? बोला हाँ, क्यों नहीं कर सकती। माँ को थोड़ा सा लगा कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब माउंटेनिंग, मतलब माँ का दिल जो होता है ना वो थोड़ा सा, इसलिए वो थोड़ा सा परेशान हुई। लेकिन बाद में जब मैंने उनको समझाया पूरी बात, वो मान गई पूरी तरीके से मेरे साथ। फिर हम, हमारे भाई जी 2 जन मिलके ये मुहिम को आगे लेके गए। लोगों ने जब, अभी क्या होता है, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। लोगों को ये पता, यहाँ तक कि मुझे हॉस्पिटल में मानसिक डॉक्टर तक बुला लिया गया था। कहीं अरुणिमा ऐसा तो नहीं कि सदमे में है, वो पागल हो चुकी है। गलती उनकी भी नहीं है। होता क्या है ना कि जब तक कि हम एक एग्जाम्पल उठा के ना दे दें, लोग मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल से मानने को तैयार हो तो हम एग्जाम्पल ही दे देंगे। और जब स्पॉन्सरशिप की बात है कि स्पॉन्सरशिप, अब ये चीज था कि स्पॉन्सरशिप दूसरे सही गाइडेंस में ट्रेनिंग लेना। हमने जब जब लोगों से कहा कि मुझे माउंटेनिंग करना है, मुझे उसके लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए, लोगों ने, हर किसी ने मुझे पागल सनकी, पागल हो चुकी हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका, नहीं हो सकता। माउंटेनिंग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता पैर। हर किसी ने यही बात बोला, क्योंकि उनको सिर्फ मेरा पैर दिख रहा था, लेकिन मेरे अंदर में क्या आग जल रही थी वो तो पता ही नहीं था उनको। वो सिर्फ उतना देख रहे थे। देखिए, जब भी कभी लाइफ में कुछ अच्छा काम करने जाते, कुछ ऐसे आपके साथ, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके साथ चलते, कुछ ऐसे होते हैं जो खींच के अपने बराबर लाके खड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये आपको डिसाइड करना होता है। अब आप उन आलोचनाओं को निगेटिव में लेते हो या पॉजिटिव में लेते हो या चैलेंज के रूप में लेते हो। जिन लोगों ने नेगेटिव बातें मुझे बोली, मैंने हमेशा चैलेंज के रूप में भी लिया है। मैंने जब मुझे लोग बोलते थे कि अरुणिमा तुम मान लो इस बात को कि तुम्हारा पैर नहीं है, कुछ लोगों ने यहाँ तक बोल दिया कि लंगड़ी हो गई, दिमाग भी पूरी तरीके से खराब हो चुका है। मैंने हर बार उनको एक चैलेंज के रूप में लिया। अपने मन में, उनसे कभी नहीं बोलने गए, लेकिन अपने मन में डिसाइड कर लिया ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा हम मजबूर कर देंगे आपको कि आप आके मुझसे बोलेंगे कि हाँ अरुणिमा तुम्हें वो बात थी कि तूने कर दिखाया। तो ये सिर्फ आपके ऊपर होता है कि वो अगर निगेटिव बोल, वो तो बोल ही रहा है निगेटिव, आपको किस रूप में लेना है, आप उसको कन्वर्ट करके चैलेंज में ले लो। मैंने चैलेंज में लिया हर किसी की, क्योंकि सबसे बड़े साथी तो मेरे वही थे। करीब 4 महीने मैं एम्स में थी। हॉस्पिटल से निकलने के बाद जब लोग अपने घर जाते हैं, नौकरी यापन ये सब करते हैं, मेरे दिमाग में सिर्फ 2 बातें चल रही थी, मुझे माउंट एवरेस्ट कैसे सबमिट करना है और इन लोगों का जवाब कैसे देना है। 2 चीजें सिर्फ चल रही थी। और हॉस्पिटल से निकलने के बाद सीधा दिल्ली रेलवे स्टेशन गए। मेरे राइट लेग में स्टिचेस लगी हुई थी पूरा, क्योंकि राइट लेग में भी मेरे रॉड पड़ा हुआ है, पूरे स्टिचेस लगी हुई थी। मुझे हर कोई बहुत हैरत अंगेज नजरों से देखता था जब मैं भाई जी को पकड़ के मैं चल रही थी। मेरे पास रिजर्वेशन भी नहीं था कि मैं ट्रेन में सीट भी बुक कर पाऊँ, वो स्थिति भी नहीं थी हमारी। हैंडीकैप कंपार्टमेंट में पहली बार बैठ के गए थे और सीट में मुंह छुपा के ऐसे रोए थे कि आज ये दिन आ गया कि मुझे हैंडीकैप कंपार्टमेंट में बैठना पड़ रहा है। सुबह हुआ, जाके जब जमशेदपुर पहुंची, मैम बुछंद्री पाल का नंबर मुझे इतने मुश्किल से मिला था। एक मीडिया कर्मी थी, उनके थ्रू मुझे मिला था। मैडम को 5-6 बार मैंने फोन किया, लेकिन उनसे बात नहीं हुई। लेकिन फिर भी हम हारने में लगातार मिलाते रहे। बाद में मैम से मेरी जब बात हुई तो मैंने सिर्फ इतना बोला, मैम हमसे मिलना चाहते। ये नहीं बताया क्यों, क्योंकि जैसे और सारे लोग मजाक उड़ा रहे थे सब कि नहीं हो सकता। मुझे डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि वो भी बोल दे कि नहीं हो सकता, मत आओ। मैंने नहीं बोला उनको, मैंने कहा जो भी होगा सामने मिलके देखेंगे, मिलके बताएंगे। जब झारखंड पहुंचे वहां पे मैम को फोन किया कि मैम आज मैं रेलवे स्टेशन हूँ। कहाँ? दिल्ली रेलवे स्टेशन। कहीं नहीं, हम मैम जमशेदपुर। वो एकदम सरप्राइज गई, कल तो तू डिस्चार्ज हुई, आज तू यहाँ पहुंच गई। ठीक है, अच्छा ठीक है, ऑफिस आओ। ऑफिस गए। फर्स्ट टाइम जब उन्होंने मेरे पैरों को देखा तो प्रोस्थेटिक लेग लग चुका था बाएं पैर का, लेकिन वो मतलब एकदम रेड घाव, एकदम पूरा रेड पूरा था। पैर जब हम जोर से रख देते थे तो कट जाता था, कभी कभी तो खून ऐसे जोर से निकल जाता था। लेकिन कभी व्हील चेयर बैसाखी कभी नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद अगर मैं लूंगी तो मेरे साथ जुड़ जाएगा वो हमेशा के लिए। इसीलिए मैंने कभी व्हील चेयर और बैसाखी कभी लगाया ही नहीं।
अपने भाई जी को पकड़ पकड़ के जब मैम से गए, मैम ने जब फर्स्ट टाइम मुझे देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने बोला कि अरुणिमा, तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे ध्रुव पहाड़ के बारे में सोचा ही तो तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतह कर लिया, अब तो सिर्फ लोगों के लिए है और मुझे यकीन है कि तू कर पाएगी, लेकिन फिर भी बेटे तेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि तू आज इमोशंस में आके और इस तरीके का फैसला ले रहे। मैंने कहा नहीं मैम, मैं बहुत अच्छी तरीके से मैं एवरेस्ट के बारे में मैंने पढ़ा है, मैंने मूवीज देखी है एवरेस्ट की, बहुत अच्छी तरीके से मैं जानती हूँ। बस आप मुझे वादा करिए कि आप मुझे ट्रेन करेंगी। बोले ठीक है, मैं तो वादा करती हूँ मैं ट्रेन करूंगी, लेकिन करना तुमको सब कुछ पड़ेगा, मेरे करने से कुछ नहीं, करना सब कुछ तुम्हें है। ठीक है, देखते हैं ट्रेनिंग में कितना दिन तक तुम टिकती हो, क्योंकि माउंटेन में क्या होता है, लोग जाते जरूर हैं लेकिन 2-4 दिन के अंदर फिर निकल भाग आते हैं वहां से। मेरे जैसे उनके पास कई केसेस आ चुके थे, प्रोस्थेटिक लेग नहीं, नॉर्मल लोग गए थे लेकिन 2-3 दिन में वापस आ जाते थे। जब ट्रेनिंग की बात बताएं, हम जब ट्रेनिंग, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की वो चीफ हैं और टाटा अपने एम्प्लॉइयों की 10 दिन की आउटडोर लीडरशिप और टीम बिल्डिंग की ट्रेनिंग देता है। 5 दिन नीचे और 5 दिन 14-15 हजार की हाइट पे लेके जाता है, वो फीट 14-15 हजार फीट की हाइट पे लेके जाता है। बेस कैंप रोड हेड बहुत ज्यादा दूर नहीं था, मुझे रोड हेड से बेस कैंप उतरने में, जहाँ हमारा मतलब टेंट लगा रहता जहाँ रहने की, वहां से आने में लोगों को 1 से 2 मिनट लगता था, मुझे 1.5 घंटे 2-2 घंटे लग जाते थे उतरने में। स्टार्टिंग दौर में मैं पैर रखती थी, इतना पेनफुल होता था क्योंकि मेरे राइट लेग की हड्डियां जुड़ी ही नहीं थी और पूरा का पूरा स्वेलिंग आ जाता था। मैं डॉक्टरों से फोन, एम्स के डॉक्टरों से संपर्क में थी, मैंने पूछते थे हम कि स्वेलिंग आ रहा है क्या करूं, तो बोलते हैं तुझे ठीक किया गया है नॉर्मल चलने के लिए, माउंटेन चढ़ने के लिए नहीं। मैंने कहा सर लेकिन मुझे करना है कि टूट जाएगा, रॉड भी बाहर निकल जाएगा। मैंने कहा सर कुछ भी हो, आप फिर से इलाज करेंगे, फिर से सही करेंगे। मुझे हर तरीके से, मतलब पूरी तरीके से मैं पॉजिटिव तरीके से सोचती थी कि आप फिर से इलाज करोगे, मैं ठीक हो जाऊंगी। और उसके बाद कुछ दिन बाद क्या होता कि हम सारे लोग नॉर्मल थे, वहां पे भी यही बात है कि क्यों कर रही है, क्यों नहीं। तब तक तो मैं इतना स्ट्रांग हो चुकी थी, माइंड से इतना स्ट्रांग हो चुकी थी, मुझे किसी की बातों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता था। किसी पीक के लिए हम निकलते थे, सारे लोग जितने थे, तो वो सारे लोग मुझसे आगे निकल जाते थे हर बार। मुझे मतलब मन में ये चीज आता था कि क्या है, मैं एवरेस्ट का प्लान करके रखी हूँ, मैं इनसे पीछे चलूँ, क्या होगा। पता है सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता है? आप खुद। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। उस लक्ष्य को पाने, उस गोल को पाने के लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये कहीं से मैं, मतलब जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है वो सिर्फ हम आपको बता रहे हैं। हर बार जब वो लोग आगे निकल जाते थे तो मेरे दिमाग में यही बात चलता था कि क्या है, मैं एवरेस्ट का प्लान कर रही हूँ, ये छोटे से पीक को अच्छे से मेरे से पहले सबमिट कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूंगी। लेकिन खुद बार बार मैं खुद से प्रॉमिस करती, खुद को मोटिवेट करती थी, क्योंकि ऐसे जब सिचुएशन कभी कभी ऐसे होते कि आप अकेले होते, कोई और नहीं होता है आपके साथ, मैं खुद से बोलती थी कि कोई बात नहीं अरुणिमा, तू ऐसे हालात में आज नहीं है कि तू आज इनसे अच्छा चल पाए या फिर इनके बराबर चल पाए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तू इनसे पहले पहुंचेगी। आपको यकीन नहीं होगा, आने वाले 8 महीने बाद पूरा का पूरा वेट उठा के, मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि पत्थर पे रस्सी रगड़ने से पत्थर पे निशान पड़ जाता है। तब मुझे सच बताऊं कि मुझे वो बचपन में तो मुझे ठीक से समझ में नहीं आता था, लेकिन जब वो चीजें अपने आप खुद पे बीतने लगी, मुझे समझ में आने लगा, हाँ वाकई में होता है। पहले 5 किलो वेट, फिर 10 किलो, फिर 15, ऐसे से वेट बढ़ाते रहे। आने वाले 8 महीने बाद पूरा का पूरा 35 किलो का वेट उठा के और टॉप पे, पहले 1-1.5 घंटे पहले टॉप पे पहुंचते थे। और वो जब मैं ऐसे करके देखती थी कि ये लोग आ रहे, खुशी होती थी, मन को एक तसल्ली पहुंचती थी कि आज मैं टॉप पे पहले हूँ। लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी तब होती जब वो सारे आके मुझसे ये पता, मैडम खाते क्या हो, हद हो गई है, खाते क्या हो भाई, आप पैर भी नहीं है। हम लोग देख के, अभी बेस कैंप में आप पैर पहन रहे थे, देखा पैर भी नहीं है, फिर भी आप इतना अच्छा चलते। मैं उनसे सिर्फ इतना बोलती, अपना जो गोल है उस गोल को रोज याद करते हैं और उसका रोज एक डोज लेते हैं। यही मैं हमेशा उनसे यही बात बोलती थी। इस तरीके से मैंने उसी ट्रैकिंग के दौरान की बात बताई कि क्या मेरा, मुझे भी आर्टिफिशियल लिम्ब पहनने की बहुत ज्यादा, मतलब नया नया हुआ था तो मुझे भी आदत तो थी नहीं, चलते थे तो मेरा प्रोस्थेटिक की वजह से, मतलब आर्टिफिशियल लिम्ब की वजह से मेरा स्टंप जो होता था पूरा पूरा कट जाता था। चारों तरफ से ब्लड आई, सिलिकॉन जेल एक जिसपे मेरा प्रोस्थेटिक लिम्ब टिका होता है, उसमें ब्लड भर जाता था। तो कभी कभी ये हो जाता कि हम चल भी नहीं सकते, तो बार बार मैं पैर खोल खोल के देखती, तो मेरा टाइम वेस्ट होता था। मैंने कहा इसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। उसी दिन एक संकल्प लिया कि अगर दिन भर का मेरा काम है, पूरे दिन में मैं अपने पैर नहीं खोलूंगी, चाहे वो ब्लड निकले, ब्लिस्टर पड़े, कुछ भी हो। और आज की डेट में इतना हार्ड हो गया वो एरिया कि अब तो ब्लड निकलता ही नहीं है। तो सब कुछ हमारे माइंड पे डिपेंड करता है। मेरा मानना है कि जिसके अंदर दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, वो कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता।
अगर आपके अंदर दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि वो मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरे बर्दाश्त करने की क्षमता से वो ज्यादा दर्द करेगा। होले जितना हो सकता है होले। कई चीजें और भी ऐसी कि लैंडस्लाइड हुआ था, उस लैंडस्लाइड एरिया को पार करना था, तो हम भाई जी बहुत मुश्किल से पार किए थे, कई ऐसे पल आए थे। फाइनली टाटा स्टील ने मुझे फुल स्पॉन्सरशिप दिया और मुझे एमडी ने मैम बछेंद्री पाल से पूछा कि आप श्योर हो कि सबमिट कर पाएगी ये? उन्होंने कहा मैं 100% श्योर हूँ कि ये सबमिट करेगी। सर जब मैं काठमांडू पहुंची तो लोकल गाइड होता है, जहाँ पे हम कहीं किसी भी माउंटेन पे जाते हैं तो उस एरिया का लोकल गाइड लेते हैं हम लोग, तब जाते हैं। जब लोकल गाइड वहाँ पे मिला और शेरपा को जब पता चला कि मेरा प्रोस्थेटिक ले गए और दूसरे में रॉड है, वो बोला मैं नहीं ले जा सकता। मेरी लाइफ का सबसे, इस मामले में मेरा सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए यही रहा है कि मैं किसी को समझा नहीं पाई हूँ आज तक कि नहीं भाई मेरा पैर भले मेरा आर्टिफिशियल है लेकिन मैं सारे काम कर सकती हूँ। लोग मानने को तैयार ही नहीं होते, मतलब नहीं समझा पाते हैं उनको। उसको भी, शेरपा को भी यही प्रॉब्लम। बोला नहीं इसकी वजह से तो मेरी भी जान चली जाएगी, मैं नहीं लेके जा। किसी तरीके से मैम ने और मैंने, भाई जी ने, सबने कन्विंस किया, उसको समझाया उमझाया, चलने को तैयार हुआ। हम इंडिया से 5 लोग थे। डायरेक्ट एक होता है, एक लुकला एक जगह है काठमांडू से लुकला से ट्रैकिंग शुरू हो जाती है एवरेस्ट के लिए। एवरेस्ट से बेस कैंप जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली बेस कैंप जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली बेस कैंप ना जाके एक पीक सबमिट करके फिर बेस कैंप जाते हैं। तो हमारे साथ यही था कि हम डायरेक्टली बेस कैंप नहीं जाके घूम के लंबा रास्ता लिया, आइलैंड पीक को सबमिट किया। आइलैंड पीक 20,070 फीट के करीब है, काफी टेक्निकल पीक है, और उसको सबमिट किया। फिर वापस बेस कैंप पहुंचे। बेस कैंप जब पहुंचे तो चारों तरफ सिर्फ ब्लू और ग्रीन आइस, दिखने में इतना सुंदर, जैसे लग रहा था कि स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, लेकिन दिखता जितना सुंदर है उतना टफ। मतलब पैर रखते ही वो स्लिप कर जाता और हिला। मैं बार ऐसे मन में आता कि अरे बाप रे, ये तो पैर ही नहीं रखने दे रहा, मैं चलूंगी कैसे। बेस कैंप में फिर लगातार करीब 1 महीने बॉडी एक्लिमेटाइज के लिए रुकना पड़ता है। बेस कैंप टू कैंप 1 खुम्बू ग्लेशियर होता है। कहीं ऐसे दरारें होती हैं कि जिसको जंप करना, मेरे जो 6 लोग थे, 5 लोग जैसे साथी जो है, मुझे मिला के 6 लोग थे, तो वो जंप कर जाते थे। मुझे जब जंप करना पड़ता था तो सोचना पड़ता था कि कैसे जंप करूं मैं। जब शेरपा मुझसे ये बोलता, अच्छा ठीक है तुम नहीं कर सकती, वापस चलो अरुणिमा, जब वो ये बोलता कि वापस चलो, मैं कहती नहीं मैं कर सकती हूँ, जंप कर सकती हूँ मैं। फाइनली रोप को पकड़ के मैं जंप करती थी। कई बार लैडर भी कहीं लगा होता है। वो लैडर पे जब कहीं मुझे लेफ्ट लेग से पता नहीं चलता कि मैं पैर कहाँ रखी हूँ, पोल पे रखने की बजाय मैं बीच में रख देती थी और नीचे कई बार हम नीचे गिर गए। लेकिन अपने आप को हमेशा सेफ्टी रोप लगा के, मैंने सेफ्टी हमेशा लगा के रखती थी कि अगर गिरे भी तो पूरी तरीके से नीचे नहीं गिरेंगे, रोप में अटक जाएंगे। इसी तरीके से करें खुम्बू ग्लेशियर कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4। जयपुर की लड़की थी, बैंगलोर से भी एक लड़की मेरे से पहले गई थी, कि जो कैंप 4 में अगर बॉडी प्रॉपर एक्लिमेटाइज नहीं है तो आप एवरेस्ट सबमिट नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा बॉडी एक्लिमेटाइज करना। कैंप 4 में पहुंचने के बाद वो पागलों जैसी हरकतें करने लगी थी। अपना हेलमेट निकाल के फेंक दे, ग्लव्स निकाल के फेंक दे, जैकेट निकाल के फेंक दे। तो मुझे उसकी बातें याद थी कि पिछले साल उसका ऐसा हुआ था। तो मुझे सबसे ज़्यादा एक्लिमेटाइज होने पे बहुत ज़्यादा मैंने ध्यान दिया था। कैंप 4 जब पहुँचे हम, जैसे करीब दिन को 1 बजे, मैं 20 मई 2013 को मैं 1 बजे पहुंची। 1 बजे अच्छा टाइम माना जाता है। बगल वाले टेंट से एक लड़की को खींच के निकाला जा रहा था, तो बहुत उत्सुकता से मैं देख रही थी कि मतलब ऐसे क्यों निकाला जा रहा है उसको। जब उसको पूरा खींच के निकाला गया, उसका बॉडी ऐसे अकड़ गया था और वो मर चुकी थी। सबमिट करके आई थी, तुरंत के तुरंत वो अंदर जाके लेट गई और मर गई। मतलब माउंटेन में सोने से भी डर लगता है कि अगर आप, ये भी लगता है कि क्योंकि बगल वाले टेंट में जो आदमी मरा वो सो गया था और उसके फेफड़े में पानी चला गया और वो मर गया। 20 तारीख को शाम को 4 बजे मेन सबमिट के लिए हम निकले। कैंप 4 मेन सबमिट। कैंप 4 में हम कैंप 4 टू साउथ कोल बोलते हैं, साउथ कोल टू सबमिट टू साउथ कोल। एवरेस्ट में 4 कैंप लगते हैं। कैंप 4 को साउथ कोल भी बोलते हैं, कैंप 4 भी बोलते हैं। मुझे निकलना था मेन सबमिट के लिए। जब हम निकले, मेरे ग्रुप के सारे लोग, क्योंकि वो फटाफट चल रहे थे, फटाफट वो भाग के मुझसे आगे निकल गए। ब्लू आइस है कि एक पैर जैसे रखो स्लिप कर रहे। तो शेरपा मेरे पीछे जब वो लोग थे, शेरपा ने मुझसे इरिटेट हुआ, बोला कि हटो अरुणिमा, सबको जाने दो। वो सारे लोग आगे निकल गए। मेरा मोरल थोड़ा डाउन हो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे ये लग रहा था कि नहीं, तुम्हें करना तो है ही, भले से कोई हो ना हो। रात जब चलते रात जब हो गई, हेडलाइट, एक लैंप हेडलाइट लगा के रखते हैं, जिधर ही हेडलाइट मेरी जा रही है उधर ही डेड बॉडीज नजर आ रही है। मतलब कोई किसी का हाथ दिख रहा है, किसी का पैर दिख रहा है, कोई ऐसे बर्फ पत्थर है, पत्थर के नीचे में पड़ा है। कुछ तो ऐसे हैं कि जिस देश का है उस देश का फ्लैग उसके ऊपर लगा है,
हर ऊपर टेडी बेयर रखा हुआ है और मरा है। अच्छे अच्छे माउंटेनियर के, अच्छे अच्छे दिलेर के धरे के धरे रह जाती है हिम्मत जब अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखता है। और ये बार बार दिमाग में आता कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये बार बार दिमाग में आता है कि जिस चीज के लिए ये मर चुका है, जिस चीज के लिए ये मर रहा है, उसी चीज के लिए हम आगे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी तो जितना मैंने मरे हुए और सिचुएशन ये थी कि स्नोफॉल इतनी तेजी से होता था कि बॉडी ढक जाती थी। दूसरे पल हवा इतनी तेज चलती थी कि पूरा का पूरा स्नो उड़ जाता था, बॉडी फिर से खुल जाती थी। ये मंजर मैंने कभी नहीं देखा था पहले। मैं खुद एकदम सरप्राइज थी कि ये क्या है। इतना ही नहीं, जब मैं और कुछ दूर आगे बढ़ी, एक बांग्लादेशी, उसका हाथ ऐसे ऐसे हिल रहा, मुंह से आवाज आ रही थी, हाथ ऐसे हल्का हल्का हिल रहा है, रोंगटे खड़ा कर देने वाला। माइंड ये डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि करूं तो क्या करूं, वापस जाऊं या फिर अपने गोल को सबमिट करूं, जो अपने गोल पे जाऊं। लेकिन जब आपका ऐसी सिचुएशन भी कुछ नहीं कर पाती, लेकिन जब आपका गोल आप पर हावी हो, आपका गोल आपका जुनून बन जाए, आपका गोल आपका पैशन बन जाए, आपका गोल आपका जिद बन जाए, तब ऐसी सिचुएशन भी कुछ। मैं करीब 10 से 15 सेकंड खड़े होकर मैंने सिर्फ इतना बोला कि अगर आप सब में से सभी ने एवरेस्ट सबमिट कर लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया है मैं सबके लिए एवरेस्ट सबमिट करूंगी और जिंदा वापस जाऊंगी। क्योंकि जैसे एक एथलीट का सपना होता है ओलंपिक, जैसे एक क्रिकेटर का सपना वर्ल्ड कप, वैसे एक माउंटेनियर का सपना होता है माउंट एवरेस्ट। सपना होता है उसका कि उसे एवरेस्ट किसी न किसी कभी ना कभी एवरेस्ट सबमिट करना ही करना है। तो कहीं ना कहीं से उनका सपना पूरा नहीं हुआ था। मैंने सबसे, आप लोग भी सोचो कि क्या है, डेड बॉडी से भी बात कर रही है। मैंने इतना तक बोला कि आप सब मुझे हेल्प करो, मैं सबके लिए एवरेस्ट सबमिट करूंगी और जिंदा जाऊंगी। फिर वो जो डेड बॉडी मेरे सामने, कुछ देर बाद उसका हाथ भी मूवमेंट खत्म हो चुका था और उसको बॉडी को लांग के जाना पड़ रहा था। शेरपा मेरे आगे, शेरपा ने बोला फटाफट लांगो। मैंने अपना कैरावेनर खोला, सेफ्टी कैरावेनर आगे लगाया और उसको लांग के जा रहे थे हम। आंख से आंसू निकलने लगा कि क्या है ये। हिलेरी स्टेप साउथ समिट के करीब पहुंचे जब हम, शेरपा ने मुझे एक बहुत बड़ा सा झटका दिया कि उसने बोला अरुणिमा तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, वापस चलो। हिलेरी स्टेप के बाद एवरेस्ट समिट है, आपके सामने आपका गोल हो और कोई आपसे ये बोले, अब आप देख रहे हो, मतलब दिखता है वहां से, और आप देख रहे हैं कि और देश के लोग अपना अपना फ्लैग लगा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे, पहुंच चुके हैं और लोग। और कोई आपसे अगर ऐसी सिचुएशन में आने के बाद कोई आपसे अगर ये बोले कि अरुणिमा वापस चलो, तो कैसा लगता है। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे पहुंच के मैं वापस चल जाऊँ, नहीं जाऊंगी। अरुणिमा जिंदगी रही तो दोबारा ट्राई करेंगे, दोबारा एवरेस्ट समिट। लोग तो 400-400 मीटर 200-200 मीटर पे वापस आ जाते हैं, तुम तो अभी दूर हिलेरी स्टेप पे हो, बहुत दूर हो भी। एक्चुअली दिखता जरूर सामने था, लेकिन वो राउंड से घूम के जाना था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोल रहा वापस चलो। जब हम नहीं मान रहे थे, उसको मैं काफी देर तक कन्विंस कर, तो उसने वॉकी टॉकी से एजेंसी के लीडर को, मैम बछिंद्री पाल को, टाटा स्टील के जितने अधिकारी थे, सबको उसने, मतलब सबको इन्फॉर्म हो गया कि ऐसे ऐसे अरुणिमा का ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, अगर वो वापस नहीं आई तो उसकी जान चली जाएगी। शेरपा को कुछ देर मनाने की कोशिश किया। मैंने कहा सबसे पहले ये वॉकी टॉकी बंद करो, मैं मरूंगी तो नहीं ये मुझे पता है, लेकिन ये अगर वॉकी टॉकी चलेगा तो जरूर मर जाएंगे, तो सबसे पहले ये बंद करो जिससे मैं आगे जा पाऊं। मैंने फाइनली उसको वॉकी टॉकी बंद कराया और शेरपा से बोला, वो इरिटेट था एकदम। माउंटेन में आदमी अपने आप इरिटेट होने लगता है। मैं भी, मतलब मुझे भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा था, मुझे भी गुस्सा आने लगा। मैंने कहा कि ठीक है, आप जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं जाना चाहते हो मत जाओ। मेरे पास इतना ऑक्सीजन है कि मैं अपने देश का तिरंगा लगाऊं, ये रिकॉर्ड इंडिया के नाम ले पाऊं। जैसा कि कहते हैं, जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। अगर हम अपने आप को सोचते हैं कि नहीं, हम अगर बार बार मैं वहां पे सोचती नहीं मैं मर जाऊंगी, तो शायद मैं कभी एवरेस्ट पे पहुंच ही नहीं पाती, कभी पहुंच नहीं पाती। मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि मुझे आगे बढ़ना ही है, बढ़ना, ये जाए या मत जाए। बाकी कुछ लोग जो आगे, जब मैं उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना चाह रही थी, और उसी दौरान मेरे दिमाग में एक बात वीडियो की तरह चल रही थी। मेरी माँ और मैम बछिंद्री पाल ने हमेशा मुझे समझाया है कि अरुणिमा, जब तू किसी ऐसी जगह पे हो ना, जब तेरे साथ कोई ना हो और फैसला सिर्फ तुझे लेना हो, तब तू जहाँ पे भी हो ना, वहाँ पे खड़े होके मुड़ के हल्का सा पीछे देखना और सोचना कि एक एक कदम चल के तू यहाँ तक पहुंची है, और अपना सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना, देखना कुछ देर बाद तू टॉप पे होगी। सच में मेरे दिमाग में ये 2-3 बातें वीडियो की तरह चल रही थी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और कुछ देर बाद मैं एवरेस्ट टॉप पे थी। आज भी जब मैं एवरेस्ट के, मतलब टॉप के बारे में सोचती हूँ, मैं इतने सारे जगह हम जाते हैं, जितनी बार बोलते हैं हम उतनी बार हम महसूस करते हैं उस पल को जो मैंने समेट के रखा है ना। मतलब सच पूछो, मैं जितने तरीके से आप लोग को दिखाना चाहती हूँ कि क्या फीलिंग्स थी उस समय की, मैं पूरी तरीके से बता भी नहीं पाती हूँ। टॉप पे जब थी मैं एवरेस्ट, तो मतलब दोनों हाथ ऊपर करके
जोर जोर से चिल्लाने का मन का, इतनी जोर से चिल्लाऊं कि सारी दुनिया को बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। उन लोगों को बता दूं जो लोग मेरी आलोचनाएं कर रहे थे, उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते हैं, महिला, दूसरे विकलांग, तीसरे मिडिल क्लास फैमिली, जो लोग ये सोचते, उनकी भरम को तोड़ना चाहते थे हम चिल्ला चिल्ला कर। उनको बताना चाहते थे कि नहीं, मैंने कर दिखाया। इतना जोर, बल्कि शेरपा छोड़ा नहीं, शेरपा ने मुझे, वो चिल्लाता जरूर था लेकिन हेल्पफुल भी बहुत था, वो छोड़ा नहीं, बाद में मेरे पीछे आया और टॉप पे वो भी पीछे आया। मैंने ये सब किया। मैंने सबसे पहले थैंक्स उन्हीं लोगों को बोला जिन जिन लोगों ने मेरी आलोचना की थी, क्योंकि अगर वो, जैसे मैंने बोला कि अगर वो मेरी आलोचना नहीं करते तो मैं तो कभी समझ ही नहीं पाती कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैं कभी जान ही नहीं पाती। तो वो तो सबसे बड़े साथी मेरे वही थे। सबको थैंक्स बोला। शेरपा से मेरा ऑक्सीजन एकदम खत्म होने के लेवल पे था, फिर भी शेरपा से बोला कि फोटो खींच लो। वो बोला तेरा दिमाग खराब है, जान जा रही है, ऑक्सीजन कभी भी खत्म हो जाएगा, तो जो फोटो खींचने की सोच रही है। हम कहा नहीं प्लीज खींच लो। किसी तरीके से वो 4-5 फोटो निकाली उसने। फिर बाद में जब मैंने कैमरा ऑन करके उसको देने लगी, हमने कहा वीडियो भी बना लो, तब तो बस मत पूछो। वो मतलब ऐसे पकड़ के मुझे हिलाने वाला था जोर से कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तू मर जाएगी, अब तू मर, तुझे मरने का शौक है, मैं जा रहा हूँ। हमने कहा सर कुछ नहीं होगा, बनाओ ना, हमारे साथ भगवान जी हैं, ये देखो मतलब फोटो मतलब दिखाने की कोशिश कर रहे थे उसको कि तू पागल हो चुकी है, तेरा हाई एल्टीट्यूड का असर हो चुका है, तू मर जाएगी। अरुणिमा तू समझती क्यों नहीं, हर चीज को मजाक में ले रही है। हमने कहा मजाक कब लिया मैंने, हम तो बस थोड़ा सा वीडियो बनाने को बना रहे हैं। वो जब वीडियो, पता है आप लोग भी सोचेंगे इतना इजी तरीके से हम आपको बता रहे हैं, और शायद आप लोग में से भी कोई सोचेगा कि इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी, ये तो पूरा सुसाइड है। लेकिन पता है वो वीडियो बनाया क्यों मैंने शेरपा को जब कैमरा ऑन करते हुए बोला कि आप ये वीडियो बनाओ, अगर मैं जिंदा, क्योंकि कहीं ना कहीं से मैं खुद इस बात को मान चुकी थी कि शायद मैं जिंदा ना जाऊं। 8,848 मीटर की हाइट पे ऑक्सीजन असंभव है मिलना, नहीं मिल सकता ऑक्सीजन वहां पे, और कोई ऐसा चमत्कार नहीं मेरे साथ होने वाला था कि ऐसा कोई चमत्कार हो जाता। तो मुझे ये चीज, मुझे भी कहीं से महसूस कर रहे थे शायद मैं जिंदा ना जाऊं। मैंने उतना वीडियो ऑन करते, कैमरा ऑन करते हुए बोला कि अगर मैं जिंदा नहीं जाती हूँ तो एक वीडियो बनाओ, और मैं उसमें बोलती हूँ अगर मर जाऊंगी मैं तो ये वीडियो, अपना कैमरा मेरी इंडिया पहुंचा देना, ये वीडियो इंडिया पहुंचा देना, पूरे युवा वर्ग तक चला जाएगा। क्योंकि मैं बताना चाहती थी। उसमें मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि ऐसी हालात होने के बाद भी ठीक से आवाज भी नहीं निकल रही है, उसमें 1 से 1.5-2 मिनट का है शायद, वो ठीक से आवाज भी नहीं निकल रही थी मेरी, और भी मास्क उठाया। अगर आप देखोगे टॉप पे और अगल बगल भी जो लोग हैं, किसी ने मास्क नहीं निकाला है। शेरपा ने बोला कि तू पागल, सचमुच पागल हो गई हाई एल्टीट्यूड की, तू मास्क निकाल के कर रही है। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, अभी देखो मैं बना लूंगी। और उसमें सिर्फ इतना बोला कि ऐसी हालात होने के बाद भी अगर मैं 2011 मई को एक्सीडेंट हुआ था, 2013 10:55 पे आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। ऐसी हालात होने के बाद भी तो आपके पास तो सब कुछ है, आप क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ एक सोच की देरी है। जब तक हम वीडियो बना रहे थे, वेदर भी पूरी तरीके से खराब हो गया। कुछ देर बाद 6 से 7-8 मिनट में रही होंगी ज्यादा से ज्यादा वहां पे, क्योंकि ज्यादा देर रुक ही नहीं सकते वहां पे। शेरपा मुझे बोल रहा आप चलो, अच्छा ठीक है वीडियो भी बन गया, आप चलो फटाफट। बाकी और लोग जो थे वो फटाफट नीचे भाग के आए, क्योंकि वो जल्दी चल रहे थे, तेज चल रहे थे मुझसे, फटाफट भाग के नीचे आए। मैं भी भाग के नीचे आने की कोशिश कर रही थी, फटाफट जल्दी आ रही थी मैं। कुछ देर बाद 2, 4, 5 कदम चलने के बाद मेरा ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म, और मैं ऐसे ही, बर्फ थी, बर्फ पे ऐसे गिर गए हम, और ब्रीदिंग एकदम फास्ट होने लगी, सांस नहीं ले पा रहे थे हम, तड़प, जैसे आदमी तड़पता उस तरीके से हम तड़पने लगे। शेरपा मुझे बोल रहा है कि अरुणिमा मुझे यकीन नहीं था कि तू एवरेस्ट सबमिट कर पाएगी, लेकिन तूने एवरेस्ट सबमिट किया, तो इतनी हिम्मती है, तो इससे हार नहीं। मैं नहीं चाहता कि मतलब इस तरीके से तू मरे। बार मुझे वो बोल रहा था, बोलो अरुणिमा खड़ी हो, नीचे चलो, कुछ देर चलो नीचे से रेस्क्यू आ जाएगा, कुछ तो होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता। मैं तो जैसे खड़ी होने की कोशिश करती मैं गिर जाती थी, जैसे ही खड़ी होने की कोशिश हम नीचे गिर जाते थे, खड़ी नहीं हो पा रहे थे हम। उसी समय 10:55 पे मैंने एवरेस्ट सबमिट किया था। 11 बजे के बाद सुसाइड अटेम्प्ट बोलते हैं, अगर कोई 11 बजे के बाद अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है तो सुसाइड अटेम्प्ट बोलते हैं, क्योंकि वेदर दिन में पूरी तरीके से खराब हो जाता है माउंटेन में, रात को इसीलिए हम सब क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं। उसी समय नीचे से एक ब्रिटिश क्लाइंबर ऊपर आ रहा था, लेकिन जब उसने टॉप पे, बाकी सारे लोग तो टॉप से आ गए, मैं ही आसपास, मैं मेरा शेरपा टॉप पे बचे थे, तो जब उसने देखा कि टॉप पे कोई नहीं है, वेदर भी खराब है, तो वो लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते हैं। उसके पास 2 ऑक्सीजन सिलेंडर था, उसने एक को लगाया, दूसरे को वहीं फेंका, क्योंकि एक्स्ट्रा वेट कोई नहीं उठाना चाहता, वहीं फेंका और वो नीचे जाने लगा।
मेरे शेरपा ने जब देखा कि तो ऑक्सीजन, उसने कुछ बोला नहीं, फटाफट मुझे एंकर किया वहाँ पे जहाँ पे हम थे, वहीं पे एंकर किया और नीचे भाग के गया और वो ऑक्सीजन लेके आया और फिर मुझे लगाया। इतना ही नहीं, जब उसने मुझे लगाया और बोला कि अरुणिमा तू बहुत लकी है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ, तो फटाफट वो मुझे एकदम उठाया और उठा के बोला कि चलो, और ऐसे खींचता हुआ रोप को खींच रहा है कि चलो फटाफट, बोल रहा था कि अरुणिमा तुम बहुत लकी हो, बहुत लकी हो। वो इतने गुस्से में था कि अगर शायद हम उसको ये बोलते कि भाई तू ऐसा क्यों बोल रहा है या कुछ भी पूछते उसको, तो मुझे एक थप्पड़ खींच के मारता वो और कहता चुपचाप चल। इसलिए मैंने डर के ना तो कुछ पूछा ही नहीं उससे वो। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि ये बार बार बोल रहा लकी हो लकी हो लकी हो। शायद आप लोगों में से भी होंगे जो लक जैसी चीज पे या किस्मत जैसी चीज पे यकीन करते होंगे, लेकिन मैं न लक न भाग्य न किस्मत पे यकीन नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा नहीं है, सिर्फ बहाने होते, सिर्फ बहाने। मेरे पास तो बहुत सारे बहाने थे। मेरा ऑक्सीजन खत्म हो रहा था, मेरा आर्टिफिशियल पैर बार बार निकल जा रहा था, एजेंसी का लीडर मुझे बोल रहा था कि वापस आ जाओ, शेरपा मेरा बोल रहा था वापस आ जाओ, वेदर खराब था, एक नहीं हजारों बहाने थे। शायद मैं वापस अगर आ जाती तो मुझसे कभी कोई पूछता भी नहीं, ना बछेंद्री मैम पूछती, ना ही मेरे घर के लोग कभी पूछते कि क्यों तू वापस आ गई। लेकिन क्या मैं कभी अपने आप को समझा पाती? कभी नहीं समझा पाते। आप सोचोगे इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत है? मेरा मानना है कि सबसे बड़ा रिस्क तो ये है जिसने आज तक कभी रिस्क ही नहीं लिया। सबसे बड़ा जरूरी होता है लाइफ में रिस्क लेना। किसी भी चीज को पाने के लिए जब तक आपके अंदर रिस्क लेने की ताकत नहीं होगी तब तक कुछ नहीं। रिस्क तो हर जगह है भाई। आप चलते यहाँ कुछ लोग तो बहुत सारे ऐसे सुनने को मिलते, बैठे हैं बैठे बैठे मर गए। तो क्या उस डर से मैं अपने गोल को छोड़ दूं? नहीं छोड़ सकते। लोग अगर मुझे पागल बोलते हैं तो पागल ही सही। मेरा जो गोल है, और अगर दूसरी बात कहें, लाइफ में गोल्ड चांस कभी कभी मिलता है, मेरा वो गोल्ड चांस था। मुझे टाटा स्टील ने फुल स्पॉन्सर दिया था। शायद अगर मैं नहीं सबमिट कर पाती तो दोबारा मुझे कोई कंपनी स्पॉन्सर नहीं देती। मेरे पास इतने पैसे करीब 30 से 40 लाख रुपए एवरेज के लिए लगते हैं। उतना पैसा मैं कभी जुटा, एक साथ तो मैंने वो पैसे कभी देखे ही नहीं। तो वो मेरा गोल्ड चांस था। हमारे सामने गोल्ड जो चांस था, हमारे सामने, सबके सामने कभी कभी होता है ये चीज। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको छोड़ देते हैं या पकड़ लेते हैं उसको। तो मैं वो गोल्ड चांस कभी खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इतना रिस्क लिया, इसलिए मैं गई वहां पे। और दूसरी बात कहें तो मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था। जब मैं रेलवे ट्रैक पे 7 घंटे पड़े थे, रेलवे समय सारणी के अनुसार जब बात मीडिया में आई थी, जिस ट्रेन में मैं थी उस ट्रेन को गुजरने के बाद 49 ट्रेन अप डाउन हुई थी। 49 ट्रेन जब अप डाउन हुई और हम वहां पड़े हैं तब नहीं मरे, तो मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है। इसका मतलब ऊपर वाले ने अगर मुझे बचाया है तो किसी न किसी इतिहास रचने के लिए ही बचाया है। तो जब मैं वहां नहीं मरी तो एवरेस्ट पे कैसे मर सकती थी? जैसे हमारे नियम होते, हमारे रूल्स होते, वैसे ऊपर वाले के तो नियम है, उसके भी तो रूल है। सीधी सी बात है, जब उसकी लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है तो मुझे नहीं ले जा सकता। वो मुझे नहीं ले जा सकता। और बिना ऑक्सीजन में जिंदा नहीं रह सकती, तो कुछ तो करना था। फाइनली उन्होंने यही बोला होगा, ले ऑक्सीजन सिलेंडर ले, भाग यहाँ से, जिंदा जा, यही बोला होगा उन्होंने। खैर मुझे लक, भाग्य, किस्मत जो भी था, मुझे ऑक्सीजन मिला। मैं फटाफट भाग, खुश थे हम। लेकिन वहाँ किससे शेयर करते कि नहीं मैंने एवरेस्ट सबमिट किया, एवरेस्ट किससे से शेयर करते? मतलब अंदर अंदर में बहुत खुशी थी। ज्यादा से ज्यादा मौतें एवरेस्ट से नीचे उतरते वक्त होती हैं, क्योंकि क्या होता है कि एवरेस्ट जाते वक्त आदमी अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है, आते वक्त कुछ उसके पास बचता ही नहीं है। और आते वक्त वो सोचता है कि ओह अब तो एवरेस्ट सबमिट कर लिया है, वो रिलैक्स हो जाता है, बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ देता है। वो सोचता है चलाओ थोड़ा सा रेस्ट ले लें, कुछ बचता नहीं है। जैसे ही वो रेस्ट लेने की कोशिश करता है, 3 सेकंड के अंदर बेहोश होगा, 3 मिनट के अंदर खत्म। ये होता है एवरेस्ट। मैं भी खुश थी। शेरपा मुझे बताया रुकना नहीं है, किसी भी कीमत पे रुकना नहीं है। मैं हील मार मार के नीचे आ रही थी, अभी भी चैलेंज मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। क्या हुआ कि एकाएक मेरा पैर, आर्टिफिशियल लिम्ब पूरा का पूरा पैर ही निकल गया। -60 डिग्री तक टेम्परेचर डाउन हो जाता वहां पे। ये मेरा हाथ, 3 स्टेप होते हैं, रेड, ब्लू एंड ब्लैक। अगर ब्लैक हो गया तो हाथ काटना पड़ेगा। मेरा रेड हो चुका था, ये पहला स्टेप शुरू हो चुका था मेरे हाथ का। इतना फ्रीज, ऐसे मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो मोड़ नहीं रहा था, ऐसे दबाने के अभी इतना आराम से दब जा रहा है। ये दबता ही नहीं था क्योंकि बर्फ होना शुरू हो गया, जमना शुरू हो गया था। ये नाखून, मांस अपने आप फटना लगेगा, ऐसे फट जाएगा, चटकने लगता है ऐसे। ये सबसे ब्लड निकल रहा था। मैं शेरपा से बोली मेरा हाथ बहुत पेनफुल हो रहा है। आपको कैसा लगेगा जब आपका ऑलरेडी एक पैर कटा हो और दिमाग में ये बात आए कि हाथ भी मेरा काटना पड़ सकता है? मैं बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा शेरपा मेरे आगे है, स्नोफॉल तेजी से हो रहा था,
वो बार बार मुझसे बोल रहा कि रणिमा चलो फटाफट भागो। मेरा प्रोस्थेटिक लेग निकल गया था, अगर मैं स्टेप लूं तो मेरा प्रोस्थेटिक लिम्ब एकदम नीचे गिर जाएगा। अब बिना स्टेप लिए मैं चल नहीं सकती। बहुत मुश्किल से मुझे ऑक्सीजन मिला था, हम रुके थे लेकिन मेरा ऑक्सीजन लगातार चल रहा था। और शेरपा को हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि वहां पे क्या होता है कि शेरपा क्लाइंबर को लास्ट मोमेंट तक बोलता है कि चलो चलो चलो, मतलब उसको मोटिवेट कर करके ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अगर नहीं जाता, क्लाइंबर अगर गिव अप कर देता है तो शेरपा लास्ट में उसको वहीं छोड़ देता है। क्लाइंबर तड़प तड़प के मर जाता है और शेरपा चला जाता है। गलती शेरपा की भी नहीं है, या तो वो भी मरे क्योंकि वो तो चल नहीं रहा है, या तो उसकी वजह से शेरपा भी मरे। मैं क्योंकि ये सब बातें मुझे पहले से ही पता थी, तो मेरे दिमाग में वो सब बातें आने लगी कि अगर शेरपा को ये बोलते हैं कि मेरा गया है तो शायद वो छोड़ के चला जाए। मैंने शेरपा को बताया नहीं, मेरे आगे था। मैंने कहा यार मुझे इतने मतलब करीब रहिएगा कि मुझे दिखते रहिएगा। मैंने सिर्फ इतना बोला उसको। मेरे आंख से आंसू निकलने लगा और मतलब होता ना कि कहीं ना कहीं से थोड़ा सा आने लगता मन में, मेरे आंखों से आंसू निकलने लगा। दूसरे पल मैंने कि सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन, हम खुद। वहां पे भी दूसरे पल मैंने आंसू को पूछा और बोला कि ठीक है, तेरे पास जितनी ताकत है तू लगा ले, मेरे पास जितनी ताकत है मैं भी लगाऊंगी, लेकिन जिंदा जाऊंगी। मेरा हाथ ये मुड़ नहीं रहा था, दूसरे हाथ से हाथ को मोड़ा है, जो रोप हमारी थी रोप को पकड़ा, एक हाथ से रोप को पकड़ा, दूसरे हाथ से अपने प्रोस्थेटिक लेग को, आर्टिफिशियल पैर को, और पैर को घसीट घसीट के चलना शुरू किया ऐसे करके। शेरपा बोल रहा क्या हो गया, कुछ नहीं बोल रहे, उसको घसीट घसीट के पैर चल रहे हैं। कुछ दूर नीचे आने पे रॉकी एरिया था, रॉकी एरिया में घुसे और पैर को जा के फटाफट अंदर में खोल के पैर को सही किया। जब उसने देखा पैर को कि पूरा ब्लड से भरा हुआ है वो, तब वो बोला कि अरे अरुणिमा तेरा पैर तो पूरा कट गया है, कैसे चलेगी तू। कोई बात नहीं, अब अगर जिंदा जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे, नहीं तो दोनों साथ में यहीं मरेंगे, छोड़ के नहीं जाऊंगा तुझे, शेरपा ने मुझे बोला। मैंने यही बात बोली, मैंने कहा नहीं सर ऐसी नौबत नहीं आने, अभी तो मेरा आर्टिफिशियल पैर ठीक से लग गया है, उसकी जब एक बार ठीक से वो सेट हो जाता है तो मैं आराम से चल सकती हूँ, लेकिन अगर वो ठीक से नहीं सेट है तो फिर ठीक से चलना असंभव, नहीं चल सकते। फिर हम भाग भाग के कितने लोग बर्फ में, सिर्फ वो रेड रेड पैच, किसी के नाक से ब्लड आ रहा, और सब भी लोग, कुछ कुछ ऐसे लोग जो पूरी तरीके से गिव अप कर चुके थे। और बर्फ ऐसे, स्नो इतना जल्दी जल्दी आता था कि वो ऐसे बैठ गए हैं बर्फ में, और स्नो यहाँ तक आ गया है क्योंकि वो गिव अप कर दिए, चल ही नहीं रहे। अब कुछ कुछ ऐसे भी थे कि जो रोप का ऑक्सीजन खत्म हो गया, नाक से पूरा ब्लड आ रहा है, ये सब पूरा भीग जा रहा है, फिर भी वो चल रहे हैं, गिरते पड़ते आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो कुछ कुछ ऐसे थे कि एक हाथ में बैठे, एक हाथ में वाटर बोतल, थर्मस, एक हाथ में ढक्कन, पानी भी नहीं निकाल पाया और पानी नहीं पी पाया, मर गया। हम हमारा शेरपा जाके ऐसे मतलब हिलाने की कोशिश करते, मतलब बताते कि चलो, ऐसे वो गिर गया डांट से। ऐसी चीजें, कई ऐसी चीजें थी। बाद में जब हम वापस साउथ कोल पहुंचे, मेरे ग्रुप के सारे लोग आ चुके थे। मैं रात को 9:30 बजे, 21 मई 9:30 बजे मैं वापस पहुंची साउथ कोल कैंप 4। मैंने बोला कि क्या है, तुम लोग जीप को खोला, टेंट का जीप था खोला, मैंने बोला कि क्या तुम लोग सोचते थे मर जाएंगे, मरे नहीं, तुम्हारे सामने है, जिंदा है। सब एकदम सरप्राइज, बहुत खुश थे। साउथ कोल टू समिट टू साउथ कोल 3500 फीट सिर्फ है, लेकिन वो 3500 फीट एकदम वर्टिकल है। जब मैं क्रैम्पोन से हीट करती थी तो मेरा पैर ऐसे मूव हो जाता था, ऐसे हीट करते थे। क्रैम्पोन होता जैसे स्पाइस शू आप लोगों ने देखा होगा, उसी तरीके से उसमें छोटे छोटे कांटे होते, लेकिन क्रैम्पोन में बड़े बड़े कांटे होते, इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं जो बर्फ में गड़ गड़ के वो चलता है। जब मैं हीट करती थी वॉल पे, आइस वॉल पे, तो पूरा का पूरा क्रैम्पोन ही मूव हो जाता था। इसलिए मुझे सबसे ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि बहुत स्लो करके हम करके गए। और वापस जब यहाँ से यहाँ तक उस 3500 फीट में मुझे टोटल 28 घंटे लगे थे, और उस 28 घंटे में आप लगातार 1 मिनट कहीं नहीं रुक सकते। अगर रुकते हैं तो बॉडी जमना नीचे से शुरू हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। ये सब बताने का सिर्फ मेरा एक मकसद है कि आपके अंदर सब कुछ है, अगर आप जैसा चाहो आप वैसा कर सकते हो। सिर्फ एक मन से, अगर कहते ना मन के हारे हार और मन के जीते जीत, मन से जो विकलांग है वो पूरी तरीके से विकलांग है, जो यहाँ से स्ट्रांग है वो सबसे बड़ा स्ट्रांग आदमी तो वही है, के पास वो जिद और जुनून है किसी चीज, क्योंकि जुनून हमसे वो करवाता है जो हम खुद नहीं कर सकते। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आपको जुनून होना बहुत जरूरी होता है। और ये भी है कि आपको आपके लक्ष्य के प्रति पाने के लिए, कोई लक्ष्य सपोज दैट आपने बनाया और उसके प्रति आप इतना जुनून हो गया आपके कि लोग आपको देख के ये बोलने लगे कि अरे यार ये तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरा पागल है, तब आप समझ लो कि आपका लक्ष्य बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आपसे बहुत करीब है आपके। जब लोग आपको आपके लक्ष्य के प्रति पागल बोलने लगे, आप ये जान लेना, जब आपके जीवन में
प्रॉब्लम चरम सीमा पे आ जाए, जब ये लगे कि मन से आह निकलने लगे कि अब आप नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, तब आप ये समझ लेना कि ऊपर वाला आपके लिए सुनहरा सवेरा लिख चुका है। बस एक काली रात की देरी है, जो उस काली रात को पार कर जाता है वो सुनहरे सवेरे में चला जाता है। सबसे बड़ा चीज होता है किसी भी चीज को पाने के लिए आत्मविश्वास। और एक 4 लाइन की पंक्ति आप लोगों को बोलेंगे, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच।